नागेंद्र राव, चेयरमैन नेशनल फेडरेशन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के हमारे चेयरमैन देवेंद्र श्याम जी, हमारे एमडी मांटा साहब, देश भर से आए सभी सम्मानित सहकारी सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर्स, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक के सभी अधिकारी, हमारे कर्मचारी, सभी संबंधित बंधुओं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और एमडी साहब इस कार्यक्रम के सिलसिले में जब मेरे पास आए तो कहा कि ये हिमाचल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा कि हम अपना अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव दिवस के अवसर पर पहला और राज्य में पहली बार होने वाला राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हिमाचल प्रदेश में मनाए। तो मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, आप इसे मनाइए। बीच में चेयरमैन साहब कहते कि कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि आपका बैंक इतना बड़ा है, आप पैसा देते भी और पैसा लेते भी हैं। 50-50 करोड़ रुपए आप इनकम टैक्स देते हैं, आप फिर भी हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो कहते हैं कि एक ऐसा स्तर का हम अपना अधिवेशन करवाना चाहते हैं सहकारी समितियों का, ताकि हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाए। इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। अगर कहीं पैसे की कमी होगी तो आप उसको पूरा करेंगे। मैंने जब देखा कि राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, पैसा मैंने नहीं दिया और हाँ जरूर कर दी, ताकि हौसला ना टूटे और अच्छा प्रोग्राम हो। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया। इस आयोजन पर मैं प्रदेश में आई भयंकर आपदा से जो 370 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं और 50 के करीब लोग मिसिंग है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, पिछले कर जब आरबीआई के गवर्नर मिलने आए और नाबार्ड के वाइस एमडी हमसे मिलने आए, तब भी हमारे ये चिंता थी कि हम आरबीआई से क्या बातचीत करें और किस प्रकार से हम अपने संसाधनों को मजबूत कर सकें। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि हर दिन मेरे पास ट्रेजरी का डिटेल्स आती है। जहां मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं। मुख्यमंत्री के तौर पर तो मैं बहुत कुछ बांटना चाहता हूं, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर जब मैं अपनी जेब देखता हूं और मुकेश अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि हमारी झोली को भी कुछ दे देना आपने, तो वित्त मंत्री के तौर पर मुझे अपने प्रदेश का वित्त देखते हुए बहुत दुखी होती है। ये वो प्रदेश है जहां प्रदेश का कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है और तकरीबन प्रत्येक हिमाचल वासी पर आने वाले समय में 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उन पर चढ़ा होगा। प्रदेश किस दृष्टि से आगे बढ़े, ये बैंक से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं। और हमने पिछले दिनों देखा कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। बैंक में हमने ही चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए थे, लेकिन धांधलियां पीछे से चली हुई थी। हमने उस कोऑपरेटिव बैंक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग किया, ताकि जो उनका एमपीए 25 से 27% बढ़ा है उसमें कोई दृष्टिगत सुधार किया जाए। इस दृष्टि से हम प्रदेश की जो संपदा है और जिस प्रकार से कर्जा बांटा गया है, उस संपदा को लूटने हमने कई बार कहा नहीं देंगे। हमारे प्रदेश ने जब हमारी 2.5 साल पहले सरकार बनी तो कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया। प्रदेश का बजट बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हमने पहले ही बजट में अपनी दिशा को तय किया।
मुझे खुशी है कि 3 साल हमारी सरकार को आज के 3 महीने बाद होने जा रहे हैं, वो सब चीजें धरातल पर आनी शुरू हो चुकी है। शुरू में तो जो अधिकारी होते हैं उन्हें अपने नीतिगत बदलाव को, सोच में बदलाव लाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। कई बार विस्तृत चर्चा में भी पूरा अध्ययन किया गया और इस विस्तृत चर्चा के बाद हमने अपने प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, अपनी संस्कृति को देखकर हमने अपनी नीतिगत बदलाव के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना शुरू किया। और मैंने कई बार कहा, आपने कई बार हमारी बात सुनी होगी, हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ना चाहते हैं। आत्मनिर्भर हिमाचल एक शब्द नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करके हम कैसे आगे बढ़ेंगे इस दिशा में एक सोच है। और वो सोच किन पहलुओं को लेकर और किन केंद्र बिंदुओं को लेकर आगे जाएगी, उसमें हमने 7 हिमाचल प्रदेश के बिंदुओं को निश्चित किया। पहला बिंदु हमारा शिक्षा के क्षेत्र में था। शिक्षा के क्षेत्र में हम क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर पहुंच गए। तो क्वालिटी एजुकेशन में यानी कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी क्वालिटी, तीसरी का बच्चा, हमारा 5वीं का बच्चा तीसरी की किताब नहीं पढ़ पाता था। कुछ हमने फैसले किए, स्कूलों का मर्जर किया और क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हमने आगे बढ़ना शुरू किया। पहला परिणाम तब आया जब पूरे हिंदुस्तान की असर की रिपोर्ट आई। 2021, 20, 17 में, 20 में, 21 में 18वें स्थान पर हिमाचल की शिक्षा की क्वालिटी में हम इस स्थान पर थे। 2.5 साल के परिवर्तन के बाद जब असर की रिपोर्ट आई, हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लक्ष्य केवल 5वें स्थान पर पहुंचने का नहीं है, पहले स्थान पर पहुंचने का है। हमने हिंदुस्तान के जो सबसे साक्षर राज्य है उसमें भी हमने 99.30% साक्षरता दर हासिल की। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हम राज्य हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा बदलाव था। दूसरा हमारा केंद्र बिंदु था हेल्थ। शिक्षा के बाद हेल्थ हमारा केंद्र बिंदु था। हेल्थ में क्या बदलाव किया जाए? कितने मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए, कितने जोनल हॉस्पिटल है, कितने सीएससी है, अब डॉक्टर्स भी रखे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है। मैंने इंटरेक्शन आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज वालों के साथ किया, अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लोगों के साथ किया। ये पता लगा कि 19 साल पुरानी जो हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन आईजीएमसी है, वहां एमआरआई की मशीनें हैं। अब 19 साल टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी थी, इस चुनौती को हम स्वीकार किया और हमारे पास पैसे की कमी के बावजूद भी हमने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कमी नहीं आने दी। और इस दृष्टिकोण से हमने सोचना शुरू किया। सभी मशीन्स के हमने, जिससे डायग्नोज होता है, किसी को ये पहली ही स्टेज पर पता लग जाए कि मुझे क्या बीमारी है, वो अपना इलाज इस सूचना के युग में अच्छी तरह से करवा सकता है। लेकिन बीमारी अंतिम समय में जाकर पता लगे, उसमें बहुत खर्चा भी होता है और इलाज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डॉक्टर तय करते हैं। इसलिए हमने पहले डायग्नोज सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 300 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी में खर्च करने का निर्णय लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी मेडिकल कॉलेज की एमआरआई मशीनें जो एम्स के में लगी है, उसी टेंडर को हमने उठाया और सभी में एमआरआई 3 टेस्ला की मशीन लगानी हमने शुरू कर दी है। पैट स्कैन, कैंसर पॉपुलेशन के अनुपात के साथ हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है। कभी कोई सरकारें सोचते नहीं है, वो सोचती है डॉक्टर बनना है। और मैं भी जब आया 1 साल तो मैं यही करता रहा, किसकी ट्रांसफर, किसकी कहां ट्रांसफर, इसी में हम जूझते। लेकिन हमने देखा कि एम्स में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई। आपको पता होना चाहिए कि हमने 2 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी और प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर के सभी पेशेंट्स ठीक होकर अपने घरों में चले गए। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती कि मेडिकल टेक्नोलॉजी के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं।
अभी ये और आगे हमने बढ़ना है, और आगे अभी हमने बढ़ना है। डॉक्टर और पेशेंट के रेशो को हम वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में भी वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत हमें चाहिए। और जो प्रदेश भयंकर आपदा से जूझ रहा हो, जिस प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्लाइमेट चेंज का इतना ज्यादा असर हो रहा हो और पिछले 3 साल में उस प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका हो, उस प्रदेश को किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसके लिए भी नीतिगत बदलाव करने की दिशा में हमने कदम उठाया। क्लाउड बस्टिंग इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं होती थी। हमारा बचपन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब यही बीता है। कभी नहीं हमने देखा था कि बीट पहाड़ में क्लाउड बस्टिंग हो जाएगी और जो लोग रात को अपने घरों में सोए हैं, सोते सोते ही भयकर उनकी कई जिंदगियां वो क्लाउड बस्ट हमसे छीन कर ले गया। प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, बागवान के बगीचों का नुकसान हुआ। कोई ऐसी सड़क नहीं है पंचायत इस वर्ष 2023 से अधिक भयंकर आपदा इस प्रदेश में आई है। बागवानों की, पंचायतों की सड़कों को भी टूट चुकी है और मंडियों तक सेब पहुंचाने का दायित्व भी हमारा है। हम कोशिश कर रहे हैं सीमित साधनों के बाद कि जिस बागवान ने, जिस किसान ने मेहनत की है, उसका फसल किसी न किसी तरह सब्जी मंडी में पहुंचे। हमने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। महेश में 16,000 यात्री फंसे हुए थे, नेटवर्क नहीं चल रहा था, 3-3, 4-4 किलोमीटर सड़क ही नहीं रही। 56 किलोमीटर के रोड में 20 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह टूट चुकी थी। 4 मणिमहेश यात्रियों की डेड बॉडी उठाने के लिए हमें समय लग गया, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका देहांत हो गया। 17 लोग मणिमहेश यात्रा में हमको छोड़कर चले गए। 16,000 लोगों को, जहां कोई नेटवर्क नहीं है, जहां कोई सड़क नहीं है, जहां वायुयान के माध्यम से भी मौसम खराब होने के कारण 4 छोटी हेलीकॉप्टर भरमौर में फंसे रहे, उन परिवारों को बचाने का जिम्मा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का था। हमने चिनूक हेलीकॉप्टर लिया डिफेंस से, हमने MI-17 हेलीकॉप्टर लिया और सबको कहा कि जो राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब जहां से भी आए थे, इनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से फ्री सुविधा मिलेगी, इनको उनके घर तक पहुंचाने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की संस्कृति देखिए, जहां खाने की जरूरत थी वहां खाने के लिए लंगर लगा दिए गए। सब लोग, पंचायत प्रधान जहां उनकी गाड़ी थी, थोड़े रास्ते से चलकर उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करते रहे। तकरीबन 1500 लोगों को हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। HRTC की बसों की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई। जितनी भी टैक्सियां हमारी चंबा में थी, सबको कहा कि आप उनको जितनी छोटी जगह से 10 किलोमीटर से जितने भी हमारे श्रद्धालु पर्यटक आए, उनको आप गंतव्य स्थान तक पहुंचाइए, सरकार पैसे देगी। जो मिलिट्री से हेलीकॉप्टर आते हैं, जो सुविधाएं मिलती है, उसका पैसा भी राज्य सरकार देती है। वो हमारे अनुरोध पर आते हैं। हमने उस चुनौती का भी सामना किया। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में हमें इस परिस्थितियों से निपटने के लिए इस चुनौती का सामना युद्ध की तरह करना पड़ेगा। अपने संसाधनों से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रदेश का बजट कितना है? 58,000 करोड़ के बजट में 6,000 करोड़ का होल है। इसलिए हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि में सोचना शुरू किया। आज ये सहकारिता दिवस के अवसर पर मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है? 70% हिमाचल प्रदेश की आबादी, हम सब लोगों का पारिवारिक जीवन किसी न किसी रूप से गांव से जुड़ा हुआ है। हमारे पास शिमला में घर है तो गांव में भी अपना एक घर है। यह हिमाचल के लोगों की एक संस्कृति है कि घर गांव में भी रखेंगे और शहर में जब कमाते हैं तो उसके बाद
एक घर बनाते हैं, पर हिमाचल के लोग बड़े संतुष्ट हैं। ये सबसे बड़ी हमारी संस्कृति ने हमको देन दी है। देवी देवताओं में हम लोग विश्वास करते हैं। हमने देखा कि किसान कौन है, किस दृष्टि से आगे बढ़ा जाए। हमारी सरकार ने 2.5 साल में 3 महत्वपूर्ण ग्रामीण परिवर्तन किए। सबसे पहले जो स्वयं सहायता समूह थे, जितनी हमारी महिलाएं थी, सोसाइटी थी, उन महिलाओं को जागरूक किया और हिमीरा के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया। हिमीरा में जो हमारा गाय का घी बनता है, वॉलनट का ऑयल बन रहा है, एप्रिकॉट का ऑयल बन रहा है, साबुन बन रहा है, जो प्राचीन तरीकों से नई टेक्नोलॉजी का मिशन करके हमने हिमीरा का ब्रांड बनाया। ओएनडीसी में उसके हर साल 5 लाख का व्यापार हो रहा है। हमारे जो प्रोडक्ट है, हम आपको भी अभी गिफ्ट देंगे, वो ऑर्गेनिक है, संख्या कम है, उससे गांव में और सहकारी समितियों के माध्यम से उनमें बदलाव आया है। आपने बुक कैफे भी देखे होंगे, शिमला में खुल रहे हैं, पूरी स्टेट में खुल रहे हैं। जो हमारे सिड्डू लोकल है, चाहे मंडी की कोई धाम है, कांगड़ा की धाम है, हमीरपुर की धाम है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक जगह हमें अपनी महिला मंडलों के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर देखा कि इनके पास पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे उनके हाथ में जाएगा। अब हमने उसमें भी परिवर्तन किया। कृषि विभाग में था कि हम सब्सिडी दे देते हैं, बीज की ट्रेडिंग हम करते हैं, ये डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है। हमने कहा ये लोगों के हाथ में ताकत देनी है, गांव में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में ताकत देनी है। और हमने दूध का मूल्य जो 32 रुपए लीटर हुआ करता था, 2 रुपए हर साल हर सरकार हर बजट में बढ़ाती थी, हमारी सरकार ने 2 साल में 21 रुपए बढ़ाए। यही भी नहीं, 1,50,000 मिल्क फेडरेशन हमारी है, 1,30,000 मिल्क फेडरेशन को दूध खरीदती थी। आज मुझे खुशी है कि 2,60,000 लीटर मिल्क फेडरेशन हमारी दूध खरीद रही है। 2,60,000 का मतलब ये हुआ, मैं अभी सिराज गया जहां भयंकर बाढ़ आई हुई थी, नाचन गया, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई, मेरे से गले मिली, कहा हमें दूध से सिर्फ 5,000 रुपया इनकम होती थी, आपने जो रेट बढ़ाया उससे हमें 12,000 रुपया इनकम हो रही है, क्योंकि हम 51 रुपए का एमएसपी दे रहे हैं, 2 रुपए दूध ढोने वाले व्यक्ति को किराए के रूप में भी दे रहे हैं। 53 रुपीज गाय के दूध का, भैंस के दूध का 61 रुपीज हमने गाय के दूध को बढ़ाया। अब हमारे पास लैंड कम है, हमारी 68% वन भूमि है, 68% में 28% में हमारा फॉरेस्ट कवर है, अब 32% हमारे पास लैंड है, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग है। हिमाचल प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट 1972 भी बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी निवासी एक परिवार में 300 बीघा से 600 बीघे से ज्यादा जगह नहीं खरीद सकता। उससे ज्यादा कोई भी जगह होगी वो गवर्नमेंट में बेस्ट हो जाती, पर होती ही नहीं हमारे पास ये जगह। छोटे छोटे हमारे पास खेत है। हमने कहा जिसने गाय रखी होगी उस गाय के गोबर से जो मक्की पैदा होगी सरकार उसको 40 रुपए खरीदेगी, जो गेहूं पैदा होगी सरकार उसके 60 रुपए किलो खरीदेगी, जो हल्दी पैदा होगी सरकार उसे 90 रुपए खरीदेगी, और जो बार्ले पैदा होगी वो सरकार 60 रुपए किलो खरीदेगी, ताकि किसान की आय में वृद्धि हो। और इस दृष्टि से उनकी आय में वृद्धि होना शुरू। अभी धीरे धीरे लोग उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, अब घर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हमें लोगों की राय आ रही है कि हमने गाय रखना शुरू कर दिया, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये प्राकृतिक खेती के द्वारा जो आटा पैदा हुआ है वो भी हम 100 रुपए किलो बिक रहा है। और मेरे को हमारे सेक्रेटरी पाला रासू जी बता रहे थे कि 30% के करीब हमारी जो प्राकृतिक खेती से उगाई गेहूं है उसका आटा बिक चुका है, और हमारे पास क्योंकि कम गेहूं है तो इसलिए उसका रेट बहुत ज्यादा है। ये भी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है।
हमने राजीव गांधी ई टैक्सी योजना बनाई, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को नोडल बैंक बनाया। हमने कहा राजीव गांधी ई टैक्सी योजना क्या है। सरकारी क्षेत्र में बहुत गाड़ियां लगी हैं, हमने उसमें परिवर्तन किया। हमने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों को हम ई टैक्सी देंगे, उसकी कैटेगरी के हिसाब से देंगे। इस दृष्टिकोण से पहले साल बहुत कम लोग आए और हमने कहा कि 4 साल में बैंक का पूरा पैसा लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% होगा, 50% उस गाड़ी की कीमत सरकार वहन करेगी। यानी कि 20 लाख की गाड़ी में सरकार ने 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। अभी 100 लोगों पर यह योजना लागू हुई है, 10 लाख, और 30 लाख की गाड़ी में सरकार ने 15 लाख रुपया अपना दिया है, क्योंकि युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने हैं और उनका जो मार्जिनल मनी है वो भी 10% हमने कर दिया। और सरकार से क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए की गाड़ी के लिए 4 साल की एश्योर्ड इनकम का हमने उनको वादा किया और 50,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से वो एश्योर्ड इनकम उन टैक्सी धारकों को सरकारी क्षेत्र में मिल रही है। और जिसकी 20 लाख की है उसको 75,000 रुपया महीना सरकारी क्षेत्र में गाड़ी का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा पर्यावरण, प्रकृति का हमें डीजल और डीकार्बोनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हमें ज्यादा सुविधा मिलेगी। अभी पिछले दिनों हमने कहा कि हम और परिवर्तन करेंगे और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हमने जंगल जो है, हमारे जो जंगल है वो वन विभाग हमारा जंगल लगाता है। पिछले मुख्यमंत्री जी का पौधा मेरे ओकोर में लगा हुआ था, कहते जी वो सूख चुका था। वहां से मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि ये मेरे से भी पौधा लगा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि ये काम आप महिला मंडलों को दे दो, और हमारी सरकार ने इस बार वो महिला मंडलों को दे दिया, युवा मंडलों को दे दिया। उनको जंगल दे दिया हमने 2 हेक्टेयर का, और कहा कि अगर आप जंगल में 1,20,000 आपको प्लांटेशन लगाने के देंगे, 100 पौधों में से भी 50 पौधे बच गए तो भी अगले साल आपको 1 लाख मिलेगा। उससे अगले साल ये 50 पौधों में से 40 पौधे आपने जीवित रख दिए तो भी आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। 6 साल तक जब तक पौधा बड़ा नहीं होता 6,40,000 महिला मंडलों को दिए, ताकि वो सामर्थ्य हो। हम बदलाव करना चाह रहे हैं। चौथा हमारा टूरिज्म सेक्टर है। अब कोई स्टेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है ही नहीं, कैसे लोग चाहेंगे? कैसे एयरपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए? हिमाचल में बन नहीं सकता। और लैंड की कीमत जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में बॉम्बे के बराबर की लैंड की कीमत है, बहुत महंगे है। पूरा जीरकपुर में, गुजर साहब आपको बताऊंगा, जीरकपुर ओमैक्स डीएलएफ हिमाचलियों ने बसाया है। प्रत्येक हिमाचली का वहां घर है। 28 लाख परिवार है हमारे हिमाचल की 75 लाख जनसंख्या में। 28 लाख गाड़ियां हैं इनके पास। 28 लाख परिवार है, 28 लाख गाड़ियां हैं, पर सरकारी सब्सिडी हम सारी देते हैं। इसमें भी अभी परिवर्तन करने की हमें जरूरत है। हम जो चीज है वो अपने हेल्थ सेक्टर में खर्च करना है। टूरिज्म में भी हम हेलीपोर्ट्स बना रहे हैं। शिमला से हमारी चंडीगढ़ के लिए उड़ान अभी योजना शुरू हो जाएगी, रामपुर के लिए हमारी योजना शुरू हो जाएगी, हमीरपुर, कांगड़ा, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ रहे हैं। और टूरिज्म में हम 3,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम 3,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल से हम सरकारी क्षेत्र में स्कूल ग्राउंड, बास्केटबॉल, नई शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जहां पानी वहां स्विमिंग पूल भी बनाने जा रहे हैं। 12 स्कूल अगले साल इस दृष्टिकोण से शुरू हो जाएंगे। 200 स्कूल में हम सीबीएसई करने जा रहे हैं। माननीय चेयरमैन साहब से हमारी कई बार बात होती है, और कोऑपरेटिव बैंक और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से हमने कहा कि मैंने बिजली बोर्ड के लोन देखे, सरकार के लोन देखे। बिजली बोर्ड के लोन में हमने पाया कि 11%, 9%, 10%। हमने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और एचपी कोऑपरेटिव बैंक से आप लोन लीजिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एचपी कोऑपरेटिव बैंक का। जो हम पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें मेरे ख्याल 8% की दर से आपने हमें
200 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध हुआ है। अगले दिन कैबिनेट है, मेरे पास कैबिनेट नोट आया, मैं उसको पढ़ रहा था कि हमें 9.5% की दर से इस बैंक से लेना है। मैंने कहा इसको कैबिनेट में पुटअप करो, हम HP कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, जुगुंद्रा के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है उनसे लोन लेंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे। आज ये बैंक कांगड़ा कोऑपरेटिव, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक अगर 27,000 करोड़ का है, अगले 3 वर्षों में हम चाहेंगे कि ये 30,000 करोड़ का बैंक बने और इंडिया का नंबर 1 बने। और जितने हमारे सरकारी कर्मचारी आए हैं इनको अच्छा बोनस भी आप देते रहे, ताकि अच्छे और ईमानदारी से आप काम करें। इनकम टैक्स देने की जगह इनको अच्छा दे दें, क्योंकि इनकम टैक्स में आप बहुत पैसा देते हैं, और जब आप इनकम टैक्स में बहुत पैसा देते हैं तो हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने एक बात कही, बिल्कुल सही कहा कि 118 में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार इसमें परिवर्तन करने की दिशा में सहकारी समितियों को सोचेगी। जो भी आपके बात आएगी हम कैबिनेट से उसको अप्रूवल देंगे, ताकि जो आपका कोऑपरेटिव का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें हम आगे बढ़ सकें। हमने RBI की गवर्नर से बात की तो हमने अपने प्रदेश के लिए भी सोचा। मैंने कहा कि हम ओवरड्राफ्ट के आप जो 40 करोड़ रुपया लेते हैं, डिजास्टर स्टेट होने के कारण ओवरड्राफ्ट के आप 40 करोड़ रुपए माफ कर दें, तो मुझे बड़ी खुशी है कि RBI का गवर्नर साहब ने हमें सार्थक उत्तर दिया कि हम जो ओवरड्राफ्ट के हमसे 8% ब्याज की दर से जब हमारी ट्रेजरी बंद होती है तो उसमें 8% ब्याज के 40 करोड़ रुपया हम साल का देते हैं। तो उस दृष्टिकोण से इस सेमिनार का राज्य सरकार को भी फायदा हुआ है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि SLBC का एक इनसे चर्चा हुई कल, और जो छोटे किसान हैं, जो छोटे बागवान हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो बेचारे अपने जीवन यापन के लिए दिन भर की कमाई पर निर्भर रहते हैं, बैंक से लोन उठाते हैं। आपके बैंक में भी 5 लाख का लोन 10 लाख का हो गया, 12 लाख का हो गया। कई बैंकों में 2 लाख का लोन गरीब आदमी का 4 लाख का हो गया, 5 लाख का होगा। आपने तो अपना ब्याज लेना है। मुझे खुशी है कि कल की चर्चा में हमसे ये बात हुई कि हम देखेंगे कि जब हम वन टाइम सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो हम बैंक की तरफ से कितना ब्याज कम कर सकते हैं, ताकि उन कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाई जा सके, उन किसानों को राहत पहुंचाई जा सके, उन बागवानों को राहत पहुंचाई जा सके, उन दुकानदारों को राहत पहुंचाई जा सके, ताकि उनका वन टाइम सेटलमेंट होकर आधा ब्याज हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी, कुछ कमी आप करेंगे, ताकि वो लोन को आपके वापिस कर सके। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, जो कभी वकीलों की फीस में गुजर रहा है, नोटिसों में गुजर रहा है, कितने घंटे आप उसमें लगा रहे हैं, वो सारे लोगों को, जो हिमाचल के किसान, बागवान, युवा, रोजगार, मजदूर है, उनका लोन माफ करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बजट में घोषणा की है, और इसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। तो अगर आप वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी सभी बैंकों से मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जितने भी छोटे किसानदार बागवान लोन हैं, 5 का 15 लाख तक बन गया है, उसका सेटलमेंट की आप हमारे को योजना लाइए, ताकि हम उनको वन टाइम सेटलमेंट करके राहत दे सकें, और सभी बागवान, किसान, मजदूर को हम कर्ज मुक्त कर सके। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार सोचती है। धारा 118 का माननीय मुकेश जी से मैं चाहूंगा कि जितनी भी आपकी सोसाइटीज है वो आप लाएं, और हम निश्चित तौर पर उनको कैबिनेट से अप्रूवल करवा के दे देंगे। वैसे तो आप जो भी योजना लाते हैं, आपकी किसी योजना को मना नहीं करते, पर आपने यहाँ बात की तो मैं बोलता हूँ अगर आप पहले भी लाते तो पहले भी हो जाता था। तो आप दूसरा मैंने उनसे एक और बात की कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 3 शाखाएं, 7 लगते हमारे जो रीजन है, चंडीगढ़ में भी खुलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि कल जिस बात को माननीय देवेंद्र श्याम जी भी वहीं थे, इस बात को उन्होंने कहा है कि जो बैंक, क्योंकि PGI के लोग हमारे जाते हैं, कई जगह और जगह जाते हैं, तो उनके पास एक
अपना बैंक का एक आत्मविश्वास है और हिमाचलियों में ज्यादा ही है कि अपने बैंक की तरफ। तो इसमें 3 बैंकों के लिए अगर आप अप्लाई आरबीआई गवर्नर को करेंगे, वैसे मुझे लगता है कि वो हमें जरूर मिलेंगे। पहले एक बैंक ब्रांच खोलिए, फिर दूसरी खोलिए, फिर तीसरी खोलिए, ताकि आपका जो पैसा है और ज्यादा बढ़े। इस दृष्टिकोण से भी हम माननीय मांटा साहब और इनसे चाहेंगे कि इसकी पत्राचार जल्दी तुरंत प्रभाव से करें। यहाँ उपस्थित विभिन्न सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का इस सम्मेलन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत में सहकारिता आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी है, जो वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय लोक व्यवहार से प्रेरित है, जिसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार है। एकता और आपसी सहयोग के इस स्थायी सिद्धांत ने सहकारी समितियों के विकास को महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में स्थापित किया है। इसमें सामुदायिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है और जमीनी स्तर पर विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के अनुसार सहकारी समितियां सदस्यों के स्वामित्व वाले उद्यम हैं, जो साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं। वर्ष 2025 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष IYC 2025 घोषित किया गया है। ये सहकारी संस्थाएं समावेशी विकास, वित्तीय सशक्तिकरण और समुदाय आधारित प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सहकारिता लंबे समय से ग्रामीण समृद्धि, सामाजिक एकता और सतत आर्थिक विकास का आधार स्तंभ रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने 13 व 14 सितंबर 2025 को शिमला में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजित कर एक ऐतिहासिक पहल की है। राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ NAFSCOB और राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ NAFCART की बोर्ड बैठकें शिमला में प्रस्तावित थी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने इस अवसर पर सम्मेलन के आयोजन करने का निर्णय लिया, क्योंकि सरकारी सहकारी बैंकिंग नेतृत्व संस्थाएं और नियम एक ही स्थान पर उपस्थित होने वाले। इसी विचार ने मिशन का रूप लिया, जिसके फलस्वरूप यह ऐतिहासिक आयोजन संभव हुआ है। यह मंच सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए नीति निर्धारण, विनियमन, नवाचार के 3 आयामों में भविष्य की दिशा तय करने में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इस सम्मेलन में देश के प्रमुख सहकारी बैंकों के साथ साथ IFFCO, NCDC, NCUI, हिमफेड, मिल्कफेड जैसी संस्थाएं शामिल हो रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, नाबार्ड और उसकी सहकार सारथी भी सम्मिलित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी और फिनटेक सहकारिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डिजिटल भुगतान से लेकर साइबर सुरक्षा समाधानों तक ये साझेदारियां दर्शाती है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहकारिता को सशक्त बना सकती है और ग्रामीण भारत तक आधुनिक वित्तीय सेवाएं पहुंचा सकती है। हिमाचल में भी सहकारी आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है तथा राज्य के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1904 में सहकारी समितियों का पंजीकरण आरंभ हुआ और वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य बनने के बाद सरकार ने सहकारिता को प्राथमिकता दी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे कृषि भूमि आकार के बावजूद सहकारी संस्थाओं ने लोगों को जोड़ा और सुविधाएं उपलब्ध करवाई। आज हिमाचल में 5000 से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत है। लगभग 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां गांव-गांव से किसानों व ग्रामीणों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक बैंकिंग और ऋण क्षेत्र में अगस्त 1953 में स्थापित तथा 15 मार्च 1954 में कार्यरत है। इस बैंक को वर्ष 2014 में अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में इस बैंक की 487 शाखाएं व 38 विस्तार काउंटर है, जिनमें 94% ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। वर्ष 2024 में इस बैंक का कुल व्यवसाय 23,4
431 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। इस बैंक द्वारा वर्तमान में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे और भीम जैसी सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2024-25 में इस सरकारी बैंक का डिजिटल लेन देन 5300 करोड़ रुपए से अधिक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा लोगों की सुविधाओं के लिए विभिन्न समावेशी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में सशक्त महिला ऋण योजना के तहत 39,500 महिलाओं को 100 करोड़ से अधिक का ऋण प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 74,000 किसानों को 2,000 करोड़ रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। बैंक द्वारा 11,500 परिवारों को 1,500 करोड़ रुपए का आवास ऋण दिया गया है। सपनों का संचय योजना के तहत 10,100 युवाओं द्वारा 10 करोड़ से अधिक की बचत की गई है। इसके अलावा सेब उत्पादक सहायता के रूप में उच्च गुणवत्ता सेब बागवानी योजना में सहयोग दिया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य सहकारिता समितियां हिमफैड दुग्ध एवं पशुपालन के क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर रही है। इस समिति के तहत 1100 से अधिक दुग्ध समितियां पंजीकृत है, जिनमें से 238 महिलाएं दुग्ध समितियां हैं। इन समितियों में 48,000 सदस्य मिल्क फेड द्वारा हिम गौरी और हिम मिल्क ब्रांड के तहत प्रतिदिन 2.3 लाख लीटर दूध का संग्रहण विपणन किया जा रहा है। हमने सारा जो चीज है वो हिम के नाम से शुरू किया है। हिम प्राकृतिक आटा, हिम मक्की आटा, हिम घी, हिम हीरा, ये सब चीजें हिम को हम अपने नाम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हिम के नाम से सारी चीजें बढ़े। तो सारी चीजों के नाम हिम शॉल ये सब हम चेंज कर रहे हैं। ये भी हम एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए हिमाचल प्रदेश में दूध का समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। माननीय मंत्री महोदय, हम इतना कहना चाहते हैं, हम नीतिगत बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन हमें फैसले करने होंगे और हमारा ये विश्वास है कि जो आर्थिक स्थिति पिछले कई सालों से बिगड़ी है, कई बार कड़े हुए फैसले करने पड़ते हैं प्रदेश हित में। युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए भी फैसले करने पड़ते हैं। अब हम फैसले जो हमने किए उसका परिणाम आना शुरू हो गया है और मुझे खुशी है कि आने वाले समय में 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और निश्चित रूप से मैं इस मंच के माध्यम से आपको कह सकता हूं कि 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और विकसित राज्य होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। संसाधन हमारे पास है। हमारे पास जो कमी थी वो नीतिगत बदलाव की कमी थी, जो हमने पूर्ण कर ली है। हर चीज में बदलाव हो रहा है, हर विभाग में बदलाव हो रहा है, उसके परिणाम हमें मिलने शुरू हुए हैं। और मैं हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी से पहले भी परिचित हूं, मैं इनसे पहले भी एक बार चर्चा कर चुका हूं। 5 नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती है, से निकलती है, पंजाब होकर जाती है। कोई भी एक ऐसी नदी नहीं है, चाहे यमुना, रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब की बात ले लीजिए, सभी जाती है। जब हमारे अधिकार की बात आती है, वहां हरियाणा भी थोड़ा बहुत अड़ंगा अड़ा देता है, पंजाबी अड़ा देता है, बड़े भाई है। मैं ये क्या इस मंच के माध्यम से इसलिए भी कहना चाहता हूं, हाइड्रो से सारे देश को रोशनी मिलती है। 12,000 हमारी हाइड्रो प्रोजेक्ट हारनास हमने कर चुके हैं। हमारा एक फैसला था बीबीएमबी से, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के फेवर में किया। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, वो अभी 3 दिसंबर को उसकी डेट लगी है, अभी 10 को थी। हमें एरियर देना है 4300 करोड़ रुपया, सिर्फ बीबीएमबी एग्री कर गया है, हरियाणा और पंजाब उसमें अड़ंगा अड़ा रहे हैं। वो हमारा अधिकार है, हमारी संपदा है। उसी तरह पंजाब वालों ने शानन प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज पूरी होगी, तो बड़े भाई छोटे भाई को डराते ही रहते हैं।
छोटे भाई का अधिकार लीज खत्म होगी या 99 साल पूरे हो गए, वो प्रोजेक्ट भी हमको मिलना चाहिए। और जो हमारे लड़ाई हाइड्रो के रूप में चल रही है, हमें किसी से पैसे की जरूरत नहीं है। अगर हमारी फ्री रॉयल्टी की जो प्रॉफिट 40 साल बाद 80% जो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, हिमाचल को सिर्फ 12% रॉयल्टी दे रही है, संपदा हमारी है, ऑस्टिस सबसे ज्यादा हम होते हैं, पोंग डैम के ऑस्टिस बने हम, बीबीएमबी के ऑस्टिस बने हम, हर जगह सफर सहन किया हिमाचल ने। जब प्रॉफिट प्रोजेक्ट फ्री हो गया, 80% प्रॉफिट हो रहा, उसकी रॉयल्टी की लड़ाई हमारी आपके साथ चली है, पावर मिनिस्टर होते भी चली है। हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप भी हमारा उसमें सहयोग करें, छोटे भाई को आशीर्वाद देता रहना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आने वाले 1 वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति होगी। हेल्थ सेक्टर में आज हमारा 1000 करोड़ रुपया हमारे जो मरीज है वो बाहर जाके खर्च करते हैं, और हम उस हेल्थ सेक्टर में एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स में आ रही है उसको ले रहे हैं, तंगी में भी ले रहे हैं, और डॉक्टरों की भी नियुक्ति करते जा रहे हैं। आप देखना हिमाचल प्रदेश का हेल्थ सेक्टर भी हिंदुस्तान में एक दिन अच्छे स्थान पर होगा। अभी तो बहुत पीछे है, पर अच्छे स्थान पर होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। और आप लोगों का, बैंकिंग कर्मचारियों का, हम आपसे लोन ले रहे हैं, आप भी थोड़ा सा जल्दी तेज लोन देने में कोशिश कीजिए, अड़ंगे मत अड़ाइए, ताकि आपका ज्यादा पैसा ब्याज के रूप में मिले। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, बच्चे मैन्युफैक्चरिंग में कोई नहीं जाता, वो सिर्फ अपने घर के लिए लोन लेता है या गाड़ी के लिए लोन लेता है। ये उनकी एक अच्छी सोच है, वो बैंक को लूटना नहीं चाहता, वो बैंक में देता ज्यादा है। तो हमारे यहाँ हमारी जो सोच है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, उसी टूरिज्म को हम बिल्डअप करना चाहते हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम बहुत यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि टूरिज्म सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप थोड़ा कम करें, ताकि प्रदेश के लोगों को उसका फायदा हो, वो बाहर से